नमस्कार दोस्तों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा रहेगा धातु और धातु कर्म। इस प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी धातु के जो अयस्क होते हैं जिन्हें हम खोद कर जमीन से प्राप्त करते हैं, खनिजों के रूप में हम उन्हें निकालते हैं, उनसे शुद्ध अवस्था में अगर हमें धातु प्राप्त करनी है तो उस धातुओं का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, उसमें हमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व करने होते हैं, और ये सब हम अपने प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O का अपचयन किस अपचायक द्वारा करके धातु प्राप्त की जाती है? तो देखिए हमारा प्रश्न है कि हमारे पास में अयस्क सबसे पहले हम सीखें क्या होता है। हम कहेंगे किसी भी धातु का ऐसा खनिज। अब धातुएं हैं तो धातुएं हम जानते हैं, देखिए हैवी होती हैं, भारी होती हैं, और भारी जो चीज होगी वो ग्रेविटेशन के कारण कहाँ, अर्थ क्रस्ट के नीचे, धरती की जो परत है, जमीन यानी मिट्टी जो है उसके नीचे पाई जाएगी, और उसे हम खोद कर निकालते हैं। और धातु के जिन अयस्कों को हम खोज कर निकालेंगे उसे हम क्या कह देंगे, खनिज। अब इन सभी खनिजों में से वो खनिज जिससे धातु की प्राप्ति सरल होती है, यानी कम लागत में हो जाए, कम समय में हो जाए और अधिक मात्रा में हो जाए, वो खनिज हमारे कहलाते हैं अयस्क। तो अब आपको क्या कहना है कि अयस्क है, और अयस्क भी कौन सा है, जिसमें धातु का सल्फर के साथ में कंपाउंड बना हुआ है, दैट मीन सल्फाइड अयस्क है। और उससे हमें क्या करना है, कॉपर का निष्कर्षण करना है, यानी कॉपर का सल्फाइड अयस्क है और इससे हम कॉपर धातु को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस प्राप्त करने में Cu2O जो कॉपर का ऑक्साइड है, हमें उसका अपचयन करना है। तो देखिए अपचयन में क्या हो जाएगा, कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है, वो हमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉपर के रूप में प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, और इस कॉपर का अपचयन किसके द्वारा, Cu2S के द्वारा किया जाता है, और धातु की प्राप्ति हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सल्फाइड अयस्क से कॉपर प्राप्त करने का ये जो प्रोसेस है, जिसमें हम धातु को उसी के जो अपने यौगिक हैं उससे अपचयन करवा रहे हैं, ये आपका सेल्फ रिडक्शन भी कहलाता है। ठीक है, स्वतः अपचयन भी कहलाएगा। तो यहाँ पर Cu2S Q प्लस सल्फाइड इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन वैद्युत अपघटन के द्वारा नहीं किया जा सकता है? देखिए अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि वो कौन सी धातु है जिसका उत्पादन वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है वे धातुएं जिनकी चालकता या जिनकी विद्युतशीलता उच्च होती है, वे सारी की सारी धातुएं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, केवल उन्हीं धातुओं को हम वैद्युत अपघटन के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम की बात करें तो ये तीनों जो धातुएं हैं वो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं। किसकी हैं, एस ब्लॉक की मेटल्स हैं, जो आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय वर्ग में क्रमशः क्षार धातु और क्षार मृदा धातु वर्ग में पाई जाती है। जबकि आयरन जो है वो कैसी है, संक्रमण धातु है, और एस ब्लॉक धातुओं की बजाय इसकी क्रियाशीलता कंपैरेटिवली कम होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि धातु सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम जो हैं, इन तीनों धातुओं को हम विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आयरन को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या है? देखिए तो अब आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम आयरन का निष्कर्षण करें, तो देखिए निष्कर्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जमीन से खोदकर जो अयस्क प्राप्त करेंगे, जो खनिज हमारा होगा, उसमें से वो खनिज जिससे धातु की प्राप्ति आसान हो जाएगी, उस अयस्क को सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यानी उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, चूर्ण उसका बना लेंगे। फिर उसमें से अशुद्धियों को हटा करके हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं, यानी उसका सांद्रण कर लेते हैं। अब चूंकि यह अयस्क कैसा है, आयरन का अयस्क है, तो इसमें जो अचुंबकीय अशुद्धियां हैं, उन अचुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि यहाँ पर काम में ले सकते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रोसेस जो हमारा होगा, उस प्रोसेस में हम जो भी अयस्क हमारे पास में है, उस अयस्क का या तो निस्तापन करवाएंगे या फिर उसका भर्जन करवाएंगे। निस्तापन करवाना है या भर्जन करवाना है, ये अयस्क पर डिपेंड करता है। अगर आपका अयस्क सल्फाइड अयस्क है तो हम उसका भर्जन करवाएंगे, और अगर हमारा अयस्क सल्फाइड के अलावा कोई सा है, जैसे मेटल कार्बोनेट है या और कोई अयस्क है,
बाइकार्बोनेट है तो हम उसका निस्तापन करवाएंगे और इन दोनों ही प्रोसेस से प्राप्त हमें जो यौगिक होगा वो धातु का ऑक्साइड होगा। अब ये जो हमें धातु के ऑक्साइड हैं और अन्य अशुद्धियों के ऑक्साइड यहाँ मिलते हैं, इन अशुद्धियों के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए और धातु को हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ले जाते हैं, जिस स्टेप को हम बोलते हैं प्रगलन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्रगलन। और इस प्रगलन में हम क्या करेंगे कि धातुओं के साथ में अन्य जो धातुएं हैं, मतलब जो हमें धातु प्राप्त करनी है, आयरन यहाँ पर हमें प्राप्त करना है, तो उसके अलावा अन्य जो अशुद्धियों के ऑक्साइड हैं, उन अशुद्धियों के ऑक्साइड को अलग करने के लिए हम उसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं जिसको अपन बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, और अब ये जो पदार्थ हमने मिलाया हुआ है, इस पदार्थ की अशुद्धियों के साथ में क्रिया होने से जो प्राप्त हो जाएगा उसको अपन बोलते हैं धातुमल, स्लैग। क्या कहेंगे इसे? हम धातुमल कह देते हैं। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन सा है, तो यहाँ जो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इस मेटल ऑक्साइड में सिलिकॉन, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी अशुद्धियां पाई जाती हैं और इसको हम पृथक करने के लिए कौन सा, इसमें सिलिका मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सिलिका, SiO2 मिला देते हैं। तो कैल्शियम का ऑक्साइड सिलिका के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कैल्शियम का सिलिकेट बना लेता है और धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयरन के निष्कर्षण में जो धातुमल है वो क्या होगा? ये हमारा हो जाता है कैल्शियम का सिलिकेट। कैसे प्राप्त होगा? कि कैल्शियम ऑक्साइड की जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए जो हमने सिलिका मिलाया हुआ है, इस सिलिका के साथ में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में यह पृथक हो जाएगा और धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है? तो देखिए हमने क्या करना है, ये कुल मिलाकर निस्तापन या भर्जन के बाद में हमने जो धातुओं के पृथक्करण का प्रोसेस लिखा, उसमें हमने क्या कहा कि निस्तापन या भर्जन जो भी प्रोसेस होता है, इस निस्तापन या भर्जन से हम क्या करेंगे? धातु को उसके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब इस धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करनी है, यानी ऑक्सीजन को हटाना है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है? अपचयन का प्रोसेस कहलाता है और इस अपचयन प्रोसेस को हम क्या देते हैं? प्रगलन। तो प्रगलन के लिए हम क्या करते हैं? हमें इस धातु ऑक्साइड का अपचयन करना है और अपचयन करने के लिए या तो हम इसमें कार्बन या कोक मिला करके, कार्बन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला करके इस धातु को अपचयन कर सकते हैं। इस धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयन कर लेंगे, या फिर कुछ धातुएं या कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको कार्बन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन नहीं किया जा सकता, तो उनको अपचयन करने के लिए हमें प्रबल अपचायक काम में लेना होता है। उसके लिए हम कौन सी विधि? थर्माइट की विधि काम में लेते हैं, जिसका पूरा नाम हमारा होता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, या हिंदी में कहें तो इसको हम एल्यूमिनियम तापी विधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? एल्यूमिनियम तापी विधि कह देते हैं, जिसमें हम धातु का जो ऑक्साइड है, उस धातु के ऑक्साइड को एक कंटेनर में लेकर के उसके ऊपर एल्यूमिनियम का फीता बांध देते हैं और इस एल्यूमिनियम फीते को हम यहाँ पर बर्न करेंगे। तो बर्न करने से क्या होगा? धातु का जो ऑक्साइड है वो धातु के रूप में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो क्या काम में ले रहे हैं हम? अपचायक के रूप में यहाँ पर एल्यूमिनियम का फीता काम में ले लेते हैं। इसी वजह से इस विधि को अपन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनोतापी विधि कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट का गर्म किया जाना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि धातु का जो अयस्क है वो सल्फर के रूप में है। जैसे कॉपर का सल्फाइड हम ले लें, क्यूप्रस सल्फाइड हम लोगों ने लिया, तो धातु का जो अयस्क है वो सल्फर के रूप में है, सल्फाइड के रूप में है। अब इसे हम अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करें तो यहाँ से हमें धातु और सल्फर का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी दिए गए सल्फाइड अयस्क को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक ताप से कम ताप पर गर्म करना, गलनांक ताप से कम ताप पर, लेस टेम्परेचर पर गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? भर्जन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही दिया गया अयस्क सल्फाइड अयस्क नहीं होता, यानी कॉपर का मान लीजिए कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अयस्क हम यहाँ पर लेते हैं, या कॉपर के अलावा किसी भी मेटल का हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अयस्क लेते हैं, तो उस अयस्क को हम गर्म करते, लेकिन इसमें हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन
को अनुपस्थित रखते। तो किसी दिए गए पदार्थ को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना, और गर्म कितना, उसके गलनांक ताप से कम ताप पर अगर हम गर्म करते हैं और फर्दर उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या, कि अगर सल्फाइड अयस्क है, सल्फर का किसी धातु के साथ बना हुआ अयस्क है, तो उसे हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे और ये प्रोसेस आपका कहलाएगा भर्जन। क्या कहलाएगा, प्रोसेस भर्जन। लेकिन अगर दिया गया अयस्क कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, तो उसको हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, और अनुपस्थिति में गर्म करने पर ये जो प्रोसेस कहलाएगा, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे निस्तापन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन है। और दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ सल्फर अयस्क है, जिसके लिए हम कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे, भर्जन प्रोसेस काम में लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा हुआ है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, और हमारे पास में यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आयरन, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, यानी सारे के सारे जो आपको दिए हुए हैं वो क्या है, धातुएं हैं। तो हम याद रखें कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु इन चारों में से कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम हो जाएगी। ठीक है, अगर तत्व की बात करें तो हम जानते हैं पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो लगभग 80% भाग जो है वो जल से बना हुआ है, और जल में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्या धातुओं के बारे में पूछा हुआ है, इस वजह से हम कहेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में भूप्रपट्टी पर पाई जाने वाली धातु जो होती है वो कौन सी होती है, एल्यूमिनियम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए वे खनिज जिनसे हम धातु का निष्कर्षण करेंगे, उन खनिजों को हम क्या कह देंगे, अयस्क कह देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उन्हें अयस्क कह देते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि भाई खनिज क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं वो कंपैरेटिवली भारी होती हैं, और अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या एसिडिक मीडियम के साथ में रिएक्शन करके धातुओं के ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे अन्य यौगिक बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये और भारी होकर के अर्थ क्रस्ट जो होती है, जमीन की जो सतह होती है, उसके नीचे कहीं पाई जाती हैं। अब हम जब इन्हें खदानों से खोदकर बाहर निकालते हैं, तो खदानों से खोदकर बाहर निकालने वाले ये यौगिक आपके कहलाएंगे खनिज। ठीक है, क्या कहलाएंगे, यौगिक खनिज कहलाते हैं। और इन खनिजों से अगर हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो वह खनिज जिससे हमारी शुद्ध धातु की प्राप्ति, जिससे हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति नंबर 1 सरल हो, नंबर 2 चीपर यानी सस्ती हो, और नंबर 3 मैक्सिमम यानी अधिकतम मात्रा में हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो ऐसे धातु के जो अयस्क, जो खनिज हैं, उन्हें हम उसका क्या कह देंगे, अयस्क कह देते हैं, और कह देते हैं। ठीक है, तो वे धातु खनिज जिनसे किसी धातु की प्राप्ति सरल होती है, यानी कम लागत में हो जाए, कम प्रोसेस हमें लगाना पड़े, चीप यानी सस्ती, कम पैसे खर्च करने पर हो जाए, और अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो सके, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, धातु कर्म कहलाता है। और ऐसे खनिजों को हम अयस्क कह देते हैं। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कर्म या मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाता है, और ऐसे खनिजों को हम अयस्क कह देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो देखिए समुद्र में अगर हम देखें तो समुद्रों में पानी कहाँ से पहुंचता है, कि भाई जो हमारे पहाड़ हैं, पहाड़ों से जो नदियाँ स्टार्ट होती हैं, वो पहाड़ों की जो नदियाँ हैं वो पहाड़ की चट्टानों से टकराएंगी, चट्टानों से टकराकर फिर मैदानी भाग में जाएंगी, और मैदानी भाग में से नदियों में होते हुए वो पानी कहाँ, अल्टीमेटली समुद्र में जाकर गिर जाएगा। और हम जानते हैं समुद्र का पानी कैसा हो जाता है, खारा आपका होगा। अगर समुद्र का पानी खारा है, इसका मतलब उसमें क्या, लवण उपस्थित हैं, और लवण होते हैं तो वो किसके होंगे, कि भाई सोडियम या मैग्नीशियम के यौगिक हमारे हो सकते हैं। यानी समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। देखिए तो हमने जो खनिज निकाला है, उस खनिज से
हम धातु को प्राप्त करते हैं तो वह खनिज जिससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे उस खनिज को हम कहेंगे अयस्क। अब जब हम इन्हें जमीन से खोदकर निकालते हैं तो इनमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो अयस्क में मिली होने वाली इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उस अशुद्धि को हम कह देते हैं गैंग। क्या कहेंगे इसे? गैंग। ठीक है। अब इन्हें निकालने के यानी अयस्क को सांद्रित करने के हमारे पास में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिनमें जो कुछ प्रोसेस हैं उसको अपन फिजिकल प्रोसेस या भौतिक प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और ये हमारे 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? कि पहला हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा हमारा हो जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या झाग प्लवन विधि, और तीसरा हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहाँ ध्यान दें, तीनों प्रोसेस हम अलग अलग जगह काम में लेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण में हम क्या कहेंगे कि अगर धातु और उसकी अशुद्धियों के द्रव्यमान में बहुत ज्यादा अंतर है, जैसे हम गेहूं को साफ करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई गेहूं का जो दाना है वो कंपैरेटिवली भारी होता है, तो गेहूं को हम एक उसमें बर्तन में भर के और ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे तो क्या होगा, उसकी जो भूसा होता है हल्का होने के कारण हवा के बहाव से बहकर अलग हो जाता है। तो ऐसे ही अगर अयस्क में उपस्थित धातु की जो अशुद्धियां हैं वो हल्की हैं और कंपैरेटिवली धातु जो है वो भारी है, तो उसे हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप झाग प्लवन विधि की बात करें तो झाग प्लवन विधि में क्या होगा, अगर हमें किसी दिए गए धातु का अयस्क जो है वो सल्फाइड अयस्क है, कैसा है? सल्फाइड अयस्क है, तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम झाग प्लवन विधि काम में लेंगे। और अगर धातु और उसकी अशुद्धियों में से कोई एक चुंबकीय गुण रखता है, धातु या फिर उसकी अशुद्धियों में से कोई एक चुंबकीय गुण अगर रखता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए या तो धातु में चुंबकीय गुण हो या फिर अशुद्धियों में चुंबकीय गुण हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। तो ये जो अशुद्धियां धातु के साथ में पाई जाती हैं, इन अशुद्धियों को हम क्या कहेंगे? गैंग कह देते हैं। ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है? ये तो आपकी 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर होती है। जैसे कॉपर और जिंक अगर हम इसे मिलाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रास हो जाता है। कॉपर में अगर स्टेनस मिला दें तो ये आपका ब्रास की जगह ये क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज आपका हो जाता है। ऐसे ही एल्नी को अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को अगर हम मिलाएं तो एल्निको हमारा बन जाता है। निरकोम की बात करें जो हमारे फ्यूज वायर होते हैं, तो अलग अलग हम अलॉय या मिश्र धातु को यहाँ पर काम में ले सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स जैसे हम प्रगलन के टाइम पे जो अशुद्धियां हैं उनको सेपरेट करने के लिए कुछ पदार्थ अपन मिलाते हैं, तो जो पदार्थ मिलाया गया है उसको अपन फ्लक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कॉपर पायराइट का सूत्र है। देखिए जनरली हम याद रखें दैट पायराइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर, ये पायराइट क्या होते हैं? जनरली सल्फाइड अयस्क होते हैं। सल्फाइड यानी मेटल का सल्फर के साथ बना हुआ कंपाउंड आपका होगा। और कॉपर पायराइट का फॉर्मूला, तो ये आपका कॉपर और आयरन दोनों का बना हुआ सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका CuFeH2, जिसमें कॉपर और आयरन दोनों ही सल्फर के साथ में सल्फाइड के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो कॉपर पायराइट यानी CuFeH2 आपका इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? देखिए अयस्क जनरली 1 या 2 ही होते हैं, बाकी खनिज आपके 1 से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट होता है, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो जाते हैं, यानी Al2O3OH जो इसका जनरली फॉर्मूला होता है, जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों तरह से पाया जा सकता है। बाकी मैलाकाइट ये आपके कॉपर का अयस्क हो जाता है, और फेल्सपार ये आपके क्रायोलाइट और फेल्सपार जो हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब अपन एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण करेंगे तो उस प्रोसेस में हम इसको काम में ले लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा हुआ है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, हम कहेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, जिससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है, इसे हम कहते हैं। तो वो जो अतिरिक्त पदार्थ मिलाया गया है उस अतिरिक्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ये हमसे यहाँ पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये पकड़ें दैट प्रगलन ये प्रोसेस क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जब हमारे पास में धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गए, क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में? धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, तो इस धातु ऑक्साइड को अपचयन करवाकर
हम धातु प्राप्त करते हैं। तो धातु ऑक्साइड को अपचयन कराकर धातु प्राप्त करने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्रगलन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? प्रगलन कह देते हैं। अब प्रगलन के लिए हमें क्या करना होगा कि धातुओं के साथ में अन्य जो ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए या इनको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ, एक्स्ट्रा पदार्थ यहाँ पर हम मिला देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ऑक्साइड जो है वो उसके सिलिकेट्स के रूप में यहाँ पर निकल जाते हैं। अब कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये यहाँ पर पाई जाने वाली ऑक्साइड की अशुद्धियों पर डिपेंड करती है। अगर आपकी ऑक्साइड की अशुद्धि अम्लीय है तो यहाँ पर क्षारीय गालक मिलाया जाएगा, और अगर आपकी ऑक्साइड की अशुद्धि क्षारीय प्रकृति की है तो यहाँ पर हम अम्लीय गालक मिला देते हैं। ठीक है, और ये अम्लीय और क्षारीय अशुद्धियाँ, अगर जैसे आपके पदार्थ और ऑक्साइड की अशुद्धियाँ अम्लीय या क्षारीय हैं तो रिस्पेक्टिवली वाइस वर्सा क्षारीय या अम्लीय गालक हम मिलाएंगे, जिनकी आपस में विक्रिया से हमारे सिलिकेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या कह देते हैं, धातुमल कह देते हैं। तो वह पदार्थ जो अतिरिक्त मात्रा में यहाँ पर मिलाया जाएगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स। ये जो अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड हैं, इनको सेपरेट करने के लिए जो अम्लीय या क्षारीय गालक या फ्लक्स मिलाया जाता है, इन दोनों फ्लक्स को मिलाने से यहाँ जो बनेगा वो आपका हो जाएगा धातुमल। ठीक है, और उसको हम सेपरेट करके यहाँ से धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे प्रगलन। जो पदार्थ हमारा मिलाया गया है उस पदार्थ को अपन बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, प्रगलन ये किसके बाद होगा, पहले हमने क्या करना है, धातु को खनिज के रूप में हमने निकाला, उसका हमने चूर्णीकरण कर लिया, चूर्णन किया, चूर्णन करने के बाद में हमने उसको सांद्रण किया, और सांद्रण करने के बाद में हमने उसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया। ठीक है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपका होगा या तो निस्तापन या तो भर्जन। अब इस धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करनी है, तो धातु प्राप्त करने का ये जो प्रोसेस है, अपचयन जो प्रोसेस है, वो आपका कहलाता है प्रगलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। अभी देखिए, कॉपर का हमने पाइराइट लिया यानी CuFeH2, उसका फॉर्मूला हम देखें। अब हमें क्या करना है कि इससे कॉपर प्राप्त करनी है। अब यहाँ पर हम कॉपर को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर आयरन जो है वो अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो अब आयरन की जो ऑक्साइड्स हैं इसको अलग करने के लिए हम सिलिका यानी क्षारीय गालक जब मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फेरस का सिलिकेट FeSiO3 फेरस का सिलिकेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम अशुद्धि के रूप में इसको पृथक कर लेते हैं। तो पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान जो धातुमल हमारा बना हुआ है वो धातुमल किसका होगा कि आयरन की ऑक्साइड की अशुद्धि को आयरन सिलिकेट के रूप में हम यहाँ पर अलग कर लेंगे, दैट FeSiO3 की अशुद्धि के रूप में यह पाया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, हूप की विधि के द्वारा निम्न में से किस धातु का शोधन होता है। तो अब यहाँ देखिए, नाम से याद हमें रखना है, आपसे स्पेसिफिक नेम पूछा हुआ है, दैट हूप की विधि। इससे हम क्या करेंगे, तो हूप की विधि के द्वारा हम एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण कर लेते हैं। किसका, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण कर लेंगे। किस विधि के द्वारा, हूप की विधि के द्वारा किसका, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जा सकता है। अब आपसे देखिए, कॉपर धातु के लिए पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं दैट कॉपर धातु को जो कि क्रियाशील, हमारी अगर क्रियाशीलता के क्रम में देखें तो यह कंपैरेटिवली कम क्रियाशील हमारी धातु है, तो इसको शुद्धिकरण करने के लिए हम जिस विधि को काम में लेते हैं वो हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन विधि, यानी विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण विधि में हम इसको काम में ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अशुद्ध कॉपर का एनोड बना लेंगे जो कि कंपैरेटिवली मोटा होगा, और शुद्ध कॉपर की पतली छड़ को हम कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। शुद्ध कॉपर की ये पतली छड़ होगी और ये अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ होती है जिसमें आपकी अशुद्धियां पाई जाएंगी। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये क्या हो जाएगा, शुद्ध कॉपर काम करेगा कैथोड का, और अशुद्ध कॉपर काम करने लग जाएगा किसका, एनोड का। जब हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे, एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ से क्या होगा कि अशुद्धियां जो हैं वो इस एनोड के नीचे यहाँ जाकर जमा होने लग जाएंगी। ये तो हो गई आपकी अशुद्धियां
जो एनोड के नीचे जमा होने लग गई और शुद्ध कॉपर जो है वो इस कॉपर की छड़ पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिससे कॉपर कैथोड की मोटाई तो बढ़ती चली जाएगी और अशुद्धियां जो कॉपर के नीचे एनोड के नीचे यहाँ पर जमा हुई है, इस अशुद्धि को अपन कह देते हैं एनोड पंख। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धिकरण विधि। बाकी क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी विधि यह उन धातुओं के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काम में ली जाती है जिनकी अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, जिनकी अधिशोषित होने की क्षमता या प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की विधि को काम में लेंगे। मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो हमें सिलिकॉन जर्मेनियम जैसी जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनको शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन हम कॉपर या जिंक जैसी धातुओं को शुद्धिकरण के लिए काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रोसेस हम देखें। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है? देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, इसका नाम है मैग्नेटाइट, यानी कि यह मैग्नेट से मिलकर हमारा कुछ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नेट यानी वे धातुएं जिनको आसानी से चुंबक के रूप में हम बदल सकते हैं। और जनरली मैग्नेट के नाम से हमारा ख्याल आता है किसका? आयरन का, यानी आयरन का जो ऑक्साइड होता है या ओर है उससे हम आयरन को प्राप्त करेंगे, और आयरन का ओर यानी कि किस धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं हम? आयरन का यहाँ मैग्नेटाइट से निष्कर्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु कौन सी होती है? देखिए ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। साइनाइड विधि जो है इससे निष्कर्षण करने के लिए हम सिल्वर और गोल्ड धातुओं का निष्कर्षण इस विधि में हम कर लेते हैं, जहां हम क्या करेंगे कि सिल्वर और गोल्ड जो हैं उनको पहले साइनाइड का कॉम्प्लेक्स के रूप में निक्षेपित कर लेते हैं, और फिर किसी संक्रमण धातु के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो संक्रमण धातु के साथ में रिएक्शन करवाने पर यह संक्रमण धातु जो होगी वो सिल्वर या गोल्ड को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, और साथ में जो हमें शुद्ध सिल्वर या शुद्ध गोल्ड धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो साइनाइड विधि से निष्कर्षित करने वाला ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रोमेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? हाइड्रोमेटलर्जी या जल धातुकर्म जिसको हम कह सकते हैं। ऐसी विधि को अपन साइनाइड विधि भी कह देते हैं, और किसका? सिल्वर, या फिर सिल्वर की जगह यहाँ पर गोल्ड भी हो सकता है। तो गोल्ड या सिल्वर विधि का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण में अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है? और यहाँ पर आपसे शुद्धिकरण की विधि पूछी हुई है, जहाँ पर हमें बताया हुआ है कि निकल धातु को सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 70 डिग्री सेल्सियस ताप अराउंड 343 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो यह निकल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल। और यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये जो प्रोसेस बना हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है, इसी कॉम्प्लेक्स को हम अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे तो यहाँ से हमें शुद्ध निकल प्राप्त हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अशुद्धि के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले किसी धातु को उसका एक कॉम्प्लेक्स के रूप में सेपरेट कर लेते हैं, जिससे अशुद्धियां पीछे रह जाएंगी, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसको विघटित करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? निकल के शुद्धिकरण के लिए ये प्रोसेस सबसे पहले मॉन्ड नाम के वैज्ञानिक ने सोचा था, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम मॉन्ड प्रोसेस या मॉन्ड प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मॉन्ड प्रक्रम क्या हो जाएगा? निकल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में विक्रिया से निकल कार्बोनिल का फॉर्मेशन, और निकल कार्बोनिल को विघटित करवाकर शुद्ध निकल की प्राप्ति, मॉन्ड प्रोसेस हमारा कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो देखिए वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग हम उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए करेंगे जिनकी क्रियाशीलता कंपैरेटिवली उच्च होती है, यानी कि आपके कॉपर और जिंक धातुएं जो हैं उनके शुद्धिकरण के लिए हम क्या करेंगे? वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे लिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समीकरण अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है? अब आपको यहाँ पूछा हुआ है कि जो समीकरण हमें यहाँ पर दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया का, इससे हम किस प्रोसेस के रूप में जानते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे जिरकोनियम धातु है जो अशुद्ध अवस्था में है। इसकी जब हमने आयोडीन के साथ में विक्रिया करवाई 870 केल्विन टेम्परेचर पर, तो टेट्रा आयोडो जिरकोनिएट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसको जब 1800 केल्विन टेम्परेचर पर दोबारा हीट करेंगे
तो यह विघटित होकर शुद्ध जिरकोनियम और आयोडीन बना देता है। ये प्रोसेस आपका कौन सा कहलाएगा? तो ये जो प्रोसेस है वो आपका कहलाता है वॉन आर्केल प्रोसेस। देखिए, वॉन आर्केल प्रोसेस टाइटेनियम और जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाएगा, और इन दोनों ही जो धातुएं हैं उसमें अपन पहले क्या करेंगे, उनकी किसी जैसे हैलोजन के साथ में रिएक्शन करा के कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसको हम विघटित कर लेंगे। ऐसा ही प्रोसेस निकल के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें हम निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में विक्रिया करवाते हैं और टेट्राकार्बोनाइल निकल बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपन मौन प्रक्रम बोलेंगे। बाकी हॉल हेराल्ड प्रोसेस जो है वो एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाने वाला विधि आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम यहाँ देखें, अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। तो देखिए, अर्धचालक में हमारे दो तरह की पदार्थ यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। या तो हम सिलिकॉन काम में ले सकते हैं ऐसा ही, या फिर हम जर्मेनियम काम में ले सकते हैं। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसी धातुएं जिनको हमें 100% प्योर या लगभग 100% शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना जरूरी होता है, उन धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए हम जो स्पेसिफिक मेथड काम में लेते हैं उस विधि को अपन कहते हैं जॉन रिफाइनिंग मेथड या मंडल परिष्करण विधि। इस विधि में हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी अशुद्ध धातु की छड़ होती है, अशुद्ध पदार्थ की जो छड़ है, उस अशुद्ध पदार्थ की छड़ पर यहाँ पर हम एक हीटर लगा देते हैं। क्या लगा दिया यहाँ पर हमने? हीटर लगा देते हैं, और ये हीटर जो है वो रिस्पेक्टिवली घूमकर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हीटर जो है वो रोटेट होता जा रहा है और साथ साथ ये क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये हीटर यहाँ पर रोटेट होगा तो ये जो हमारे सब्सटेंस है वो पिघलेंगे, और पिघलने के साथ साथ इनकी अशुद्धियां भी पिघल जाएंगी। जब ये हीटर बढ़कर के आगे पहुंच जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारा हीटर है, चित्र संख्या 1 में हमने देखा, और इसके बाद चित्र संख्या 2 में ये हमारा हीटर यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे गलनीय पदार्थ है। अब ये जो पिघला हुआ पदार्थ है, उस पिघले हुए पदार्थ में से जो धातु हमारी है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी जो उपधातुएं हैं, ये उपधातुएं तो आसानी से जम जाती हैं, जबकि अशुद्धियां जो है वो अशुद्धियां हमारी सेपरेट होती होती बहकर आगे चलती चली जाएंगी। और जैसे जैसे ये बहकर आगे चलती जाएंगी तो यहाँ पर हमारी अशुद्धियों के साथ में यहाँ पर इस कोने पर हमारी अशुद्धियां जमा होती चलेगी, और इस टुकड़े को काटकर हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं। और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने से हमें अति शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मंडल परिष्करण विधि या जॉन रिफाइनिंग मेथड कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो हमने धातु तथा धातु कर्म में सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।